हेलो दोस्त, मैं शारदा पीसीएस की दुनिया में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हम लोग जो है एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, उसमें पहला प्रैक्टिस सेट खत्म हो गया था हम लोग का। आज हम लोग का दूसरा प्रैक्टिस सेट होगा। इसके तहत हम लोग टोटल 25 क्वेश्चन करेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन भी करेंगे जो एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है नक्श कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है किस मंत्रालय के अधीन में। तो यह है ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो हम लोग देख लेते हैं नक्श कार्यक्रम है क्या। नक्श कार्यक्रम जो है, सबसे पहले तो यही, इसको किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया, ग्रामीण विकास मंत्रालय। दूसरा ये कि इसका उद्घाटन किसने किया। तो जो मंत्रालय शुरू करता है जनरली उसी के मंत्री इसका उद्घाटन करते हैं। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री शिवराज सिंह चौहान थे। अब देखिए नक्श है क्या। तो नक्श एक्चुअली भूमि सर्वेक्षण है जो किस चीज़ पे आधारित है, भू स्थानिक ज्ञान आधारित भूमि सर्वेक्षण है। ये बस याद रखना है आपको कि नक्श क्या है, भू स्थानिक ज्ञान आधारित भूमि सर्वेक्षण है। तो पहला हमने क्या देखा, किस मंत्रालय ने शुरू किया। दूसरा हमने देखा किसने उद्घाटन किया। तीसरा है कि इस पहल की शुरुआत किस योजना के तहत की गई। तो ये है DILRMP। तो DILRMP है क्या, ये जो है डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है, यानी कि जो लैंड रिकॉर्ड है उसको उन्नत करना। इसकी शुरुआत कब की गई, 24-25 के बजट में। अब जो अगला क्वेश्चन आता है कि इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका जो उद्देश्य है वो है भू स्वामित्व का विश्वसनीय दस्तावेजीकरण करना। जो भू स्वामित्व होते हैं यानी जो भूमि के मालिक होते हैं उनका दस्तावेजीकरण करना। अब जैसे गांव घर में देखते होंगे सबसे ज़्यादा जो विवाद होता है वो भूमि को लेकर ही होता है। अगर मान लीजिए भूमि मालिक का दस्तावेजीकरण होगा, डिजिटल रूप से उसको रखा हुआ रहेगा, तो विवाद होने की संभावना जो है बहुत कम होगी, क्योंकि वो रिकॉर्डेड रहेगा। ऐसे में क्या होता है कि जो भौतिक रूप से रहता है उसमें छेड़छाड़ करने की ज़्यादा संभावना रहती है। दूसरा, जो शहरी क्षेत्र है वहाँ भी भू अभिलेख का सृजन करना। तो हम लोगों ने देख लिया भूमि जो नक्श है वो क्या है। एक तो यही है कि यह भूमि सर्वेक्षण है और यह किस योजना के तहत शुरू किया गया है, तो DILRMP। और तीसरा इसका उद्देश्य पूछ देगा। तो इसमें 3 क्वेश्चन पूछ सकता है कि नक्श किस मंत्रालय के अधीन है, दूसरा किस पहल के तहत इसको शुरू किया गया, तीसरा इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने किस अभियान के तहत जन औषधि केंद्रों में युवाओं के लिए अनुभवात्मक लर्निंग कार्यक्रम शुरू किया है। ये सेवा से सीखो। अब देखिए इस अनुभवात्मक लर्निंग कार्यक्रम, एक तो यही आपको हो गया कि जन औषधि केंद्र में युवाओं के लिए शुरू किया गया है। तो ये पूछ देगा कि अनुभवात्मक लर्निंग कार्यक्रम किस लिए शुरू, किस अभियान के तहत शुरू किया गया, मतलब किसके लिए शुरू किया गया है। तो जन औषधि केंद्र में युवाओं को शामिल करने के लिए। और किस अभियान के तहत किया गया है, दूसरा तो सेवा से सीखो। तो अब हम लोग देख लेते हैं सेवा से सीखो का क्या मतलब है और इसके क्या उद्देश्य हैं और इसके क्या लक्ष्य हैं। तो सेवा से सीखो नाम ही है क्या, सेवा से सीखो। और दूसरा इसमें है अनुभवात्मक लर्निंग कार्यक्रम, मतलब अनुभव के आधार पे लर्निंग कार्यक्रम है ये, कि आप काम करिए और सीखिए। तो इसका उद्देश्य यही है कि जन औषधि केंद्र में युवाओं को शामिल करना। और इसका जो लक्ष्य है वो 3 लक्ष्य है। एक तो है पब्लिक हेल्थ के लिए लोगों को, पब्लिक हेल्थ में युवाओं को शामिल करना पहला। दूसरा जो है वो जन औषधि केंद्रों में युवाओं को शामिल करना ताकि वहाँ से उनको रोजगार मिल सके। और तीसरा जो है वो है आपका जो जेनेरिक मेडिसिन होता है उनके प्रति लोगों में जागरूक करना। तो क्या देखा हमने, अनुभवात्मक लर्निंग कार्यक्रम, कौन सा अभियान चलाया गया है, सेवा से सीखो। सेवा से सीखो में क्या होगा, तो उसमें होगा कि जन औषधि केंद्र में युवाओं को अधिक से अधिक शामिल किया जाएगा ताकि उनको रोजगार दिया सके। इसका लक्ष्य क्या है, तो पहला तो यही है कि पब्लिक हेल्थ में युवाओं को शामिल करना। दूसरा है कि जो जेनेरिक मेडिसिन है उसके लिए जागरूक करना। और तीसरा है जन औषधि केंद्र में युवाओं को शामिल करना। तो ये 3 इसके लक्ष्य हैं। उद्देश्य तो वही युवाओं को ही शामिल करना है जन औषधि केंद्र में ताकि उनको रोजगार मिल सके और
समझते ही हैं, सरकारी नौकरी की डिमांड कम हो। खैर ये इतर पॉइंट था। बट अगला देखिए कि कई बार मतलब ये जानने के लिए है पब्लिक हेल्थ होता क्या है। तो पब्लिक हेल्थ जनरली होता है ये, जैसे कोई संक्रामक रोग है तो उसके प्रति लोगों में जागरूक करना, जैसे कोई बीमारी को रोकथाम करना हो, फॉर एग्जाम्पल कोविड-19 है, उससे रोकथाम कैसे किया जा सकता है कि आप मास्क पहनिए, सैनिटाइज करिए। तो इन सब में युवाओं को अगर अधिक से अधिक शामिल किया जाएगा तो हमारा जो अभी बीमारी होने के बाद खर्चा होता है मेडिसिन पे वो थोड़ा कम हो जाएगा। यानी बचाव, एक तरह से कहिए कि बचाव क्या कहते हैं उसको, निवारक है कि आपको रोग हो ही ना। तो ये हम लोग का दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसी में था ध्रुव पॉलिसी। हाँ, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन था, जापान के किस शहर में प्रभावित होकर तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद के 80 एकड़ में इको टाउनशिप विकसित करने की घोषणा की है। तो एक तो इसमें ये क्वेश्चन बनेगा कि तेलंगाना सरकार कहाँ इको टाउन विकसित करेगी, तो हैदराबाद में। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कहाँ से प्रभावित हुई है, किस देश से, तो जापान से। और इसमें तीसरा क्वेश्चन बनेगा जापान के किस शहर से, तो ये है किताक्यूशु। और चौथा क्वेश्चन बनेगा इको टाउनशिप होता क्या है, तो नाम ही है इको। इको मतलब क्या होता है, पर्यावरण, यानी कि ऐसा टाउन विकसित करना जिसको पर्यावरण को केंद्र में रखा जाए, यानी कि मिनिमम कार्बन उत्सर्जन हो, मिनिमम जो है आपका ऊर्जा का यूज हो, अपने मतलब कहिए जीवन शैली के माध्यम से ऐसा टाउन विकसित करना जिसमें मिनिमम कार्बन इमिशन हो, मिनिमम ऊर्जा का यूज हो। फॉर एग्जांपल ऐसा घर बनाना जिसमें बिजली कम यूज हो, पंखा कम चलाना पड़े, एसी का कम यूज हो, तो ऐसे ही CO2 इमिशन कम होगा। और जैसे ही CO2 इमिशन कम होगा तो ग्लोबल वार्मिंग कम होगा। तो ये इम्पोर्टेंट है कि कहाँ विकसित किया जाएगा, तेलंगाना में कहाँ, हैदराबाद में क्या विकसित किया जाएगा, इको टाउन कहाँ, किस देश से प्रभावित है, जापान से, जापान के किस शहर से है, तो ये किताक्यूशु से है। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, केंद्रीय संचार मंत्रालय ने डाक विभाग द्वारा जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस अवसंरचना के निर्माण के लिए किस नीति की शुरुआत की है, तो ये है ध्रुव नीति। तो आपको यहाँ से देखना पड़ेगा, यही पूछ देगा ध्रुव नीति किस विभाग के द्वारा शुरू किया गया है, तो डाक विभाग। इसमें देखिए आपको क्या सीखना है कि ध्रुव नीति किसके द्वारा शुरू किया गया, डाक विभाग। अब ये ध्रुव नीति है क्या, तो जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस अवसंरचना है। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा ध्रुव नीति के बारे में देख लेते हैं। ध्रुव नीति है तो सबसे पहले या तो फुल फॉर्म ही पूछ दे कि ध्रुव है क्या। तो ध्रुव जो है वो एक्चुअली डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस है। अब देखिए नाम में ही है क्या, वर्चुअल एड्रेस, यानी कि वर्चुअल एड्रेस पे फोकस किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी आप लोग अभी जब पोस्ट करते होंगे, जैसे अभी राखी का समय है और बहुत सारी बहनें अपने भाई को राखी भेजती होंगी, तो वो जब एड्रेस लिखती होंगी तो वहाँ पे पिन लिखती हैं कि जहाँ का 6 नंबर का वो पिन होता है। वैसे ही वर्चुअल एड्रेस होगा, उसके तहत डिजी पिन जनरेट किया जाएगा, यानी डिजिटल पिन वो 10 नंबर का होगा और वो ग्रिड सिस्टम पे बेस्ड होगा, यानी कि जो देशांतर अक्षांश को ध्यान में रख के इसको विकसित किया जाएगा ताकि जो भी पोस्ट ऑफिस पोस्टमैन होते हैं उनको वहाँ तक जाने में, नेविगेट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे अभी देखिएगा कि हमारे गांव में इवन हम लोग के यहाँ अगर कोई पोस्ट आता है, जो संबंधित व्यक्ति पोस्ट करता है वो बोल देता है कि हमने पोस्ट किया है, तो हम लोग पोस्ट ऑफिस से जाके कलेक्ट करते हैं। तो इन चीज़ों को ख़त्म करना, साथ ही जो इसका देखिए अब क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, जो ध्रुव पॉलिसी आया है आखिर ये क्यों लाया गया, मतलब इसका कुछ तो उद्देश्य होगा ना। तो इसका उद्देश्य यही है, पहला तो यही है कि जो हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है हम हर सेक्टर में डेवलप कर रहे हैं, तो यहाँ भी इसको डेवलप करें। दूसरा जो हमारी सार्वजनिक सेवा का, अभी जैसे हमने बताया कि हम लोग को खुद कलेक्ट करना पड़ता है, तो वहाँ सटीकता है और जो लोग हो उनमें दक्षता यानी कौशल विकसित हो। तीसरा जो है ये जियो कोडेड यानी GPS आधारित होगा। और चौथा इसमें है कि पूरे देश में एक मानकीकृत एड्रेस प्रणाली हो, जैसे हर जगह का अलग अलग ना हो, ये है। और जब हम लोग बात कर ही ले गए, डाक विभाग के द्वारा शुरू किया गया डिजिपिन क्या होता है पता है, डिजिटल पोस्ट इंडेक्स नंबर, वही जो हमने बताया 10 नंबर का
ये होता है। अब इसमें हम लोगों ने देख लिया, इसमें हमने देख लिया ये, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन जो है वो हम लोग का है कि अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, डोगरी, भोटी, पुर्गी भाषा में किस भाषा के लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता नहीं मिला है। तो कौन कौन सा है? अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, डोगरी, भोटी और पुर्गी। तो इसमें डोगरी को नहीं मिला है, मतलब शेष को मिल गया है। अंग्रेजी को मिला है, दूसरा उर्दू को मिला है, तीसरा हिंदी को मिला है, चौथा भोटी को मिला है, पांचवा पुर्गी को मिला है। अब देखिए आधिकारिक भाषा विभाग, एक्चुअली अभी ये चर्चा में था, तो इससे देख लेते हैं कि कौन देता है ये जो स्थानीय भाषा होता है उसको कौन मान्यता देता है। ये भारतीय भाषा अनुभाग देता है। हालांकि अभी ही इसका उद्घाटन हुआ है। कहाँ पे हुआ है? पहला क्वेश्चन, न्यू दिल्ली में। किसने किया? अमित शाह जी ने किया है, केंद्रीय गृह मंत्री ने। और इसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है जो प्रशासनिक कार्य होते हैं उनमें जो विदेशी भाषा है उनकी प्रभावशीलता को कम करना और जो हमारा भारतीय भाषा है उसको प्रमोट करना। जैसे अभी भी देखते होंगे जो प्रशासनिक कार्य होता है उसमें मैक्सिमम जो है वो अंग्रेजी का यूज़ किया जाता है। तो जो आम जनता होती है कई बार उनको नहीं समझ पाती हैं, तो उनको हतोत्साहित करना ये इसका उद्देश्य है। अब अगला जो है कि भारतीय चुनाव आयोग नवंबर में प्रस्तावित बिहार विधानसभा के दौरान किस नए मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग करेगा? ये है इसी नेट। तो इसमें देखिए 3 क्वेश्चन इसी में है कि इसी नेट किसके द्वारा शुरू किया गया? तो भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा, पहला। दूसरा, किस विधानसभा में इसको पहली बार यूज किया जाएगा? बिहार विधानसभा में। और जो तीसरा क्वेश्चन बनता है अपने आप में इसी नेट है क्या? तो अब देखिए इसी नेट में ही छुपा है एन, मतलब इंटीग्रेटेड। अभी जैसे देखते होंगे कि बहुत सारा ऐप होते हैं जैसे ई सिविल और मतलब बहुत सारा है, तो लगभग 40 ऐसे ऐप हैं जो इलेक्शन कमीशन या अन्य जो भी चुनाव से रिलेटेड संस्था होती है उनके द्वारा उसको लॉन्च किया गया है। तो उसको क्या किया जाएगा, जितने भी आपके ये हैं एप्लीकेशन है चुनाव से रिलेटेड सबको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। और सबको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा तो एक ही जगह पे सारा एप्लीकेशन, यानी अम्ब्रेला बेस्ड ये मोबाइल एप्लीकेशन होगा, जहाँ पे चाहे राजनीतिक दल से रिलेटेड कोई ऐप हो वो भी आपको एक ही जगह मिलेंगे, वोटर को भी वही मिलेंगे, और जो चुनाव अधिकारी होते हैं उनसे रिलेटेड भी ऐप वहीं पे मिलेंगे। तो इससे लाभ क्या होगा? राजनीतिक दल को भी लाभ होगा, जो निर्वाचन अधिकारी होते हैं उनको भी सारी जानकारी एक जगह मिल जाएगी, और इससे मतदाता को भी लाभ मिलेगा। तो स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछेगा तो इस तरह से पूछ सकता है कि इसमें लगभग 40 से अधिक ऐप को इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। क्या इससे सिर्फ मतदाता को लाभ मिलेगा या इलेक्शन कमीशन के कार्यों में सहूलियत हो जाएगी? तो इस तरह से स्टेटमेंट दे सकता है। ये सब आप मेंस के लिए भी इसी नेट टाइप से जो एग्जाम्पल है उसको रख सकते हैं या लिख सकते हैं, ताकि जैसे पूछता है कि चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव को और सक्षम और पारदर्शी बनाने के लिए क्या इनिशिएटिव लिया गया, तो इसमें ये एग्जाम्पल आप लोग दे सकते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख आरक्षण विनियमन 2025 जारी किया है? तो देखिए इसमें तो पहले यही हो गया कि लद्दाख आरक्षण विनियमन 2025 यानी केंद्र शासित प्रदेश के लिए कौन विनियमन जारी किया है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। और किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 240 के तहत। ठीक, समझ गए कि केंद्र शासित प्रदेश के लिए अगर कोई विनियमन बनाता है तो कौन बनाएगा? राष्ट्रपति बनाएंगे। इस क्वेश्चन से आप सीख सकते हैं, पहला। दूसरा देखिए कि आर्टिकल 240 है क्या? आर्टिकल 240 जो है संविधान का एक पार्ट है, ऑब्वियसली आर्टिकल है, तो ये क्या करता है? ये राष्ट्रपति को अधिकार देता है किसी भी यूटीज के लिए नियम बनाने का। क्या करता है ये? यूटीज के लिए नियम बनाने का अधिकार किसको देता है? राष्ट्रपति को। अच्छा, अब ये नियम जो है दूसरा इसका होगा कि संसद के द्वारा बनाए गए नियम को जो मान्यता मिलता है, इसी नियम को वही मान्यता मिलता है। हाँ, तो बिल्कुल वही मान्यता मिलता है जो संसद द्वारा बनाए गए नियम को मिलता है। फिर इसमें ये प्रश्न उठता है कि क्या संसद इसको निरस्त कर देगी? तो नहीं। देखिए ये इवन राष्ट्रपति निरस्त कर सकती है। राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि संसद अगर केंद्र शासित प्रदेश के विनियमन के लिए अगर कोई नियम बनाती है तो राष्ट्रपति को लगता है कि इसमें संशोधन की आवश्यकता है या निरस्त की आवश्यकता है, तो वो दोनों कर सकता है।
ठीक। तो हमको लगता है आप लोग समझ रहे होंगे, और इसी तरह से आप लोग भी पढ़िए स्टैटिक के साथ जोड़ के, तो आपको बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना पड़ेगा। हाँ, एक और दोस्त, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस बार के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और बिहार में विधानसभा चुनाव भी है, तो आप लोग इलेक्शन कमीशन को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। इलेक्शन कमीशन ऐसे भी चर्चा में रहा है, स्पेशली जो चुनाव आयुक्त थे उनकी नियुक्ति को लेकर। तो उसमें क्यों ऐसा विवाद रहा? एक्चुअली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है 1993 के बाद 3 सदस्य है, तो ये पूछ सकता है कि कितना सदस्य है, और दूसरा पूछ सकता है इनके जो मुख्य आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति कैसे होती है, जो शेष आयुक्त होते हैं उनकी कैसी होती है। तो अभी जो है 2025 में मुख्य आयुक्त एवं अन्य आयुक्त एक्ट 2025 आया है, शायद देख लीजिएगा। तो उसके तहत क्या हुआ है, उसके तहत 2 व्यवस्था की गई है। एक जो होगा खोज समिति, एक होगा चयन समिति। जो चयन समिति एक्चुअली होते उसमें न्यायपालिका को शामिल नहीं किया गया था, इसको लेके विवाद हुआ था। इसमें सिर्फ कार्यपालिका और विधायिका थी। तो पूछ देगा, एक तो यही स्टेटमेंट पूछ सकता है, दूसरा पूछ सकता है कि चयन समिति में कौन कौन होते हैं। तो उसमें पहला होते हैं प्रधानमंत्री, दूसरा होते हैं विपक्ष के नेता, और तीसरा जो होते हैं वो होते हैं कोई एक केंद्रीय मंत्री जिसे प्रधानमंत्री नियुक्त करे। तो एकदम इसको ध्यान से आप लोग करिएगा। और जो खोज समिति होता है वो विधि एवं न्याय मंत्री की अध्यक्षता में गठित किया जाएगा, और चयन समिति जिसकी सिफारिश करेगा तो उसका राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। और इसका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले पूरा कर ले। तो इलेक्शन कमीशन को आप लोग बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। अगला जो है हमारा नीति आयोग की MSME प्रतिस्पर्धात्मक रणनीति के बारे में विचार करें। तो इसमें पहला स्टेटमेंट है कि भारत में MSME का GDP में 30% से अधिक योगदान हो गया। तो एकदम करेक्ट है। इवन ये डाटा आप लोग मेंस में भी अगर MSME पूछता है तो उसमें लिख सकते हैं। दूसरा है कि ये जो प्रतिस्पर्धात्मक रणनीति है उसमें बोला गया है कि रिपोर्ट में क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण और डिजिटल मार्केट को प्रमोट करने की सिफारिश की गई है। तो हाँ, बिल्कुल की गई है। क्लस्टर आधारित जब भी होगा तो वहाँ पे जितने भी MSME को प्रमोट करने के लिए चीज़ें चाहिए, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे फाइनेंस हो, चाहे वित्त हो, सब कुछ उसको वहाँ